नमस्कार। प्रश्नकाल में आपका स्वागत है और इस बार हमारे साथ में मौजूद है मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया साहब। भदौरिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। इन दिनों आप बड़े बड़े काम करने पे लगे हुए हैं। एशिया का सबसे बड़ा कचरे से सीएनजी बनाने वाला प्लांट आपके डिपार्टमेंट ने शुरू किया है। इसके बाद पीएम आवास योजना को लेकर लगातार कार्यक्रम चलते आ रहे हैं। लोगों को अपना घर मिल रहा है और ये लोगों से सीधे जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो इस वक्त में बहुत ज़रूरी हैं। कोरोना काल के बाद में इस तरह की चीज़ें फ़ायदा देती है। तो ये योजना क्या है और ये कचरे से बिजली बनाने का, सीएनजी बनाने का जो प्लांट है, ये क्या आगे मध्य प्रदेश में और जाएगा? और मध्य प्रदेश के हाथ जो उपलब्धि लगी है कि ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, ये और भी आगे बढ़ेगा? मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। इंदौर ने जहाँ स्वच्छता में देश में कीर्तिमान स्थापित किया है, मध्य प्रदेश के मान सम्मान को बढ़ाया है, वहीं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने सदैव हर कार्यक्रम में इंदौर की तारीफ की है और जो उनका सपना था, पहले पूरी तरह से पूरे देश को शौच से मुक्त किया, दूसरी बार में उन्होंने कचरे से मुक्त किया, और जो उनका तीसरा अभियान है वो अभियान है कि कचरे का वेस्ट टू वेल्थ, मतलब किसी भी चीज़ का हम अपने जनता के हित में किस तरह से उपयोग कर पाएँ, यहाँ तक कि कचरे तक का भी प्रबंधन और उसके उत्पादन का उपयोग देश के और प्रदेश के हित में हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। और उस सपने के अनुरूप मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसको साकार करने में लगी हुई है। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि इंदौर ने इस दिशा में बड़ा सकारात्मक कदम उठाया है। इंदौर की जनता, वहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मिलकर एक मिशन की तरह काम कर रहे हैं और इसलिए इंदौर ने देश में लगातार 5वीं बार स्वच्छता में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इंदौर भी पूरे देश का पहला ऐसा शहर है जहाँ 100% कचरे का पृथक्करण होता है। गीला कचरा, सूखा कचरा पूरी तरह से 100%। लोगों ने अपने घर में 6-6 कंटेनर अलग से रखे हुए हैं जिसमें वो कचरे को व्यवस्थित करते हैं। तो प्रतिदिन 500 टन कचरे का इसमें उपयोग होगा, 18 से 20 टन मीथेन गैस का उसमें से उत्पादन होगा, 100 टन उसमें सॉलिड ठोस खाद बनेगी और बाकी जो लिक्विड खाद बनेगा उसका उपयोग हम अपने नगर निगम के जो हमारे पार्क हैं, वृक्षारोपण है, उसमें हम उपयोग करेंगे। तो कहने का आशय ये है कि कचरे का एक तिनका भी व्यर्थ नहीं जाएगा, पूरा हम उसका उपयोग करेंगे, हमारे नगर निगम की आय भी बढ़ेगी, हमारा वातावरण में शुद्धता होगी। कम से कम जो सीएनजी का उत्पादन होगा उससे हमारे 400 बसें इंदौर में चलने वाली हैं। तो जो हमारा लोक परिवहन है उसका विकास भी होगा। और इस सीएनजी गैस की खासियत ये है कि अन्य जो सीएनजी गैस जिसका हम उपयोग करते हैं उसमें 95% तक मीथेन गैस होता है जो वातावरण को अशुद्ध करता है और प्रदूषण को बढ़ाता है। इसमें उसकी मात्रा 90 से 95% कम होगी, यानी कि मीथेन गैस का उत्पादन कम से कम होगा, जिससे वो प्रकृति के अनुसार होगा और लोगों के स्वास्थ्य के हित में होगा। इंदौर में तो ये शुरू हो गया है, लेकिन हम 2005-06 से लगभग हम ये सुन रहे हैं कि भोपाल में भी कचरे से बिजली बनाने का एक प्लांट आएगा, बन रहा है, तैयार हो रहा है। जबलपुर में भी इसी तरह के प्लांट की बात कही थी, लेकिन ये प्लांट काफ़ी देर हो गए हैं। तो एक तरफ ये बहुत सारे सपने देखे गए थे, कई शहरों के लिए देखे गए थे, इंदौर में ही पूरा हो पाया है। इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे जबलपुर हो, स्वच्छता हमारे प्रत्येक शहर का अपना एक परंपरागत एक सबकी अपनी एक पहचान है। वहाँ के निर्माण में, वहाँ की कला में बड़ी खूबसूरती है और एक जो हमारी पुरातन संस्कृति है वो उससे जुड़ी हुई है। और किसी न किसी रूप में प्रत्येक महानगर ने हमारे अलग अलग सर्वेक्षण में देश में अपना स्थान हासिल किया है और ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और ये जो सुविधाएं हैं धीरे धीरे प्रत्येक शहर को, महानगर को उपलब्ध कराई जाएंगी। और महानगर के अलावा
जो हमारी एक और जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा सपना है, जहां हम स्मार्ट सिटी लेके आए हैं, महानगरों के सौंदर्यीकरण के लिए, उनके विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। इसके बाद हमने जो महानगरों और छोटे नगरों के बीच के जो नगर हैं, जो मध्यम श्रेणी के नगर हैं, 5 लाख तक की आबादी के हैं, 1 से 5 लाख की जिनकी आबादी है, तो उनको भी हम मिनी स्मार्ट सिटी योजना के तहत लेके आ रहे हैं। तो उनका भी एक सुनियोजित विकास हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी ये निर्देश हैं कि प्रत्येक शहर का अपना एक मास्टर प्लान होना चाहिए। तो इन सब योजनाओं के अंतर्गत बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और आने वाले समय में भोपाल को भी, जबलपुर को भी, ग्वालियर को भी वो सब साधन और संसाधन उपयोग कराए जाएंगे जिनकी वहाँ की जनता के आवश्यकता के अनुसार ज़रूरत होगी। जिस कार्यक्रम में ये अनाउंस हो रहा था, ये लोकार्पण किया जा रहा था ये सीएनजी प्लांट को लेकर गोवर्धन योजना के तहत, तो ये कार्यक्रम विवादों में भी आ गया। कांग्रेस ने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह जी जो है उनका नाम न जाने किसी षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया या किसी गुटबाजी की वजह से हटा दिया गया, तो ये विवादों में भी पड़ गया अच्छा खासा कार्यक्रम। कांग्रेस का तो काम आरोप लगाना ही है, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है सिवाय आरोप लगाने के। वैसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय हमारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वो बाहर थे, इसलिए उन्होंने आने में असमर्थता जाहिर की। वो स्वयं भी ट्वीट कर चुके हैं। पर ये गुटबंदी जैसी चीज़ आपको भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिलेंगी, ये कांग्रेस में ही देखने को मिलेगी। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, यदि कोई अस्वस्थ है भी, बीमार है भी, तो कार्ड में तो नाम आ ही जाता है, शिलान्यास की पट्टिका में भी नाम आ ही जाता है। उन्होंने पूर्व में ही असमर्थता जाहिर कर दी थी, इसलिए संभवतः ऐसा नहीं होया हुआ। पर इस तरह की कोई दुर्भावना या किसी अलग भावना से कोई काम नहीं हुआ है। आज का जो अभी जो पिछले दिनों कार्यक्रम हुआ है, लगभग 1 लाख हितग्राहियों को आवास दिए गए हैं। किसी न किसी योजना के तहत उनको लगभग 4100 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में पहुंचाई हुई है। तो उसमें हमारे माननीय मंत्री जी वर्चुअल जुड़े हुए थे। तो ये रहेंगे, मतलब कोई राजनीति जैसी चीज़ नहीं हुई है क्या? राजनीति जैसी चीज़ नहीं है और कांग्रेस को तो कोई अधिकार है ही नहीं राजनीति का इस पे करने का। कमलनाथ जी की जब सरकार थी, उस 1 साल में कांग्रेस की सरकार ने अंश हितग्राहियों का जो अंश जमा होता है, वो अंश पूंजी जमा नहीं होने के कारण हमारे प्रदेश के लगभग 4 लाख परिवार आवास की सुविधाओं से वंचित हुए। इसकी दोषी कोई है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को आपके चैनल के माध्यम से कि पिछले 1 साल में 8,74,000 आवास वो स्वीकृत करा के लाए हैं। लगभग 4.5 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। आज ही लगभग 1 लाख हितग्राहियों को इसका लाभ मिला है। 50,000 लोगों ने एक साथ गृह प्रवेश किया है। लगभग 30,000 लोगों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 20,000 लोगों के भूमि का पूजन हुआ है। तो एक तरह से ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2023 तक मध्य प्रदेश को कोई भी नागरिक बिना आवास के नहीं रहेगा। और ख़ास तौर से इसमें जो सहानुभूति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाई है कि पहले जिस परिवार में मान लीजिए पति पत्नी 2 लोग थे, उनके 4 बच्चे हो गए, उनका परिवार हो गया, तो 20/40 के मकान में 5 परिवार नहीं रह सकते। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उसके सर्वेक्षण में सहानुभूति बरतें, उनको अलग से परिवार पत्र जारी करें और उनको इस आवास के दायरे में लेके आए। जहाँ जिनके पास भूमि उपलब्ध है उनको आवास दें, जहाँ भूमि नहीं है वह राज्य शासन पट्टे से उनको ज़मीन भी उपलब्ध कराएगा। और अगर आवश्यकता पड़ेगी उसके बाद भी तो राज्य शासन चाहे ज़मीन खरीद के दे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को 2023 तक आवासहीन नहीं छोड़ेगा। हर व्यक्ति को प्रदेश में आवास उपलब्ध कराएंगे। ऐसी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की धारणा भी है और हमारी पार्टी की ये नीति भी है। आपने कमलनाथ सरकार का जिक्र किया, आप तो उसके हिस्से भी रहे हैं
और आप उन खुशनसीब लोगों में से एक हैं जो पहली बार विधायक बनने के बाद में जिनको मंत्री बनने का मौका भी मिला। हालांकि आप दूसरी बार उपचुनाव के बाद में आप निर्वाचित होकर दूसरी बार विधायक बन गए हैं। तो ये खुशनसीबी अब आपके साथ में आ गई। ये कहें कि आप और आपके साथियों सिंधिया के जो समर्थक हैं उनको लेकर जो राहुकाल चल रहा था शायद वो अब ख़त्म हो गया है और अब बहुत सारी खुशखबरियाँ साथ में आ रही हैं। पिछले दिनों एक जैन मुनि ही ये कहने लगे थे कि भाई सिंधिया जी भविष्य के मुख्यमंत्री, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये क्या राहुकाल ख़त्म हो रहा है और अच्छे दिन आ रहे हैं अब आप लोगों के? सिंधिया जी ने कभी पद की राजनीति नहीं की, लेकिन आप लोग समर्थक जो थे वो हमेशा ये कहते थे कि उनको महत्वपूर्ण पद लेना चाहिए। जब वो महाराष्ट्र के प्रभारी कांग्रेस में बनाए गए तो आप ही लोगों ने डिमांड की कि मध्य प्रदेश क्यों नहीं आते, यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष बने। निश्चित रूप से जितना मध्य प्रदेश में सिंधिया जी का उपयोग था उतना उपयोग दूसरी जगह नहीं था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का भी अगर श्रेय किसी को जाता है तो श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है। आप परिणाम उठा करके देख लीजिए, उस समय हम 109 पे थे और कांग्रेस 114 पे थी। और ग्वालियर चंबल संभाग की आप सीट उठा के देख लीजिए, 32 में से 26 सीटें, 25 कांग्रेस और 1 बहुजन। तो एक बड़ी उपलब्धि थी जहाँ 5 का अंतर था और उस संभाग से हम 32 में से 26 जीत के आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सिंधिया जी का श्रेय जाता था। पर इतनी कड़ी मेहनत के बाद और प्रदेश की जनता की मांग के बाद कांग्रेस द्वारा उनको निगलेक्ट करना, एक तरह से उनको दूर करना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण था। आज मुझे गर्व है इस बात का कि श्रीमान सिंधिया जी के नेतृत्व में एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी का हमको संरक्षण मिला है जो पूरे तरह से राष्ट्र के लिए समर्पित है, देश के हित में और जनता के कल्याण में काम कर रही है। श्रीमान सिंधिया जी की भी यही सोच और यही विचारधारा है। तो निश्चित रूप से ये एक तरह से दूध में पानी मिला देते हैं तो एक ऐसा मिश्रण बन जाता है कि उसको अलग करना मुश्किल होता है। सिंधिया जी के नेतृत्व में पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। हमें ये महसूस नहीं होता है कि हम किसी और पार्टी से आए हैं या हमको इतना प्रेम और स्नेह मिल रहा है। दूसरी जो जनसेवा की भावना हम लोगों की थी, उस भावना के अनुरूप हम काम कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सर, आपने जिक्र छेड़ा है तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा और शायद इसका बेहतर जवाब आप ही दे पाएंगे। आपने कहा है कि सिंधिया जी की अवहेलना हो रही थी, वो इग्नोरेंस के शिकार थे, लेकिन आप लोग तो जो सारे विधायक थे या जो सरकार में मंत्री थे जो सिंधिया जी के प्रति निष्ठा रखते थे, वो सारे लोगों को तो तवज्जो कमलनाथ दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, ये स्थिति आप स्पष्ट कर सकते हैं। तो आप प्रदेश की जनता को क्यों नहीं बताते हैं कि विधायकों के साथ में, सिंधिया समर्थकों के साथ में क्या सलूक हो रहा था और कितना दर्द था, कितनी पीड़ा थी आपको जो आपको एक पार्टी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा? ये सारी बातें हमने जनता के सामने उपचुनाव से पहले रखी थी जी। और उस उपचुनाव में हम लोगों को जीत के आना, निश्चित रूप से जनता ने हमारे निर्णय पर मुहर लगाई थी, श्रीमान सिंधिया जी के निर्णय पर मुहर लगाई थी और ये साबित किया था कि आप लोगों का कदम प्रदेश के हित में है और जनहित में है। चूंकि चुनाव हुए 1 वर्ष हो गए, अब नर्मदा में और चंबल में बहुत पानी बह गया है। पीछे सारी बातें छोड़ के अब हम पूरी तरह से प्रदेश के विकास में, प्रदेश की तरक्की में और जन कल्याणकारी कार्यों के संचालन में लगे हुए हम पूरी तरह से प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसी में हम काम करें। आपने सारे मुद्दे रखे थे उपचुनाव में आते वक्त में, अपनी बात भी स्पष्ट रखी थी, अपनी जनसभाओं में आप मुखरता के साथ में बात कर रहे थे। मैंने देखा है आपका चुनाव प्रचार और आपने बातें रखी और आप जीत कर भी आए। एक दिल की बात और बता दीजिए जो आप ही बता सकते हैं, अंदर की बात, कि इस्तीफ़ा देना बहुत मुश्किल भरा काम है, बड़ी मुश्किल से जीत कर आते हैं और महगांव जैसी सीट जो आपने बेहतर अच्छी तरीके से जीती थी, दूसरी बार जब चुनाव लड़ने गए थे तब थोड़ा बहुत डर तो लगा होगा? दूसरा चुनाव निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था, हमारे कैरियर के लिए बड़ी चुनौती था, हमारे लिए जीवन और मरण का प्रश्न था। लेकिन अंततः मुझे विश्वास था कि जनता मेरा विश्वास करेगी और वही हुआ। जनता का आशीर्वाद और स्नेह फिर से मुझे मिला और जनता के आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महगांव की जनता को। माननीय सिंधिया जी, मुख्यमंत्री जी का भी पूरा आशीर्वाद मिला। तो जब मैं प्रदेश सरकार का हिस्सा बना हूँ
तो निश्चित रूप से मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं अपने क्षेत्र में भी ठीक से विकास कर पाऊँ, जनता की भावनाओं के अनुरूप काम कर पाऊँ। चंबल का क्षेत्र है, सदियों से पिछड़ा है, लोग विकास की तरफ ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत कार्यों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते रहे, लेकिन मैं पूरी तरह से एक क्रांतिकारी परिवर्तन वहाँ लाना चाहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार का पूरा आशीर्वाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो हम ठीक से वहाँ विकास योजनाएं भी संचालित कर पाएंगे। चंबल का क्षेत्र, भिंड ज़िला, भदौरिया साहब, वीरता और साहस तो आप कूट कूट के भरा है, ऐसा कहा जाता है। उस इलाके में ही भरा हुआ, कितने सैनिक निकलते हैं, कितने शहीद परिवारों से भरे हुए गांव वहां पर है। तो इस बात को, आपकी साहस और वीरता का में ज़रा भी शंका नहीं करनी चाहिए यहाँ पर लोगों को। ये ज़रूर बता दीजिए कि ग्वालियर चंबल इलाके को लेकर आपकी कुछ खास सोच है, आप कुछ खास करना चाहते हैं? कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जब पहली बार का विधायक होने के बाद में मंत्री बन जाना, ये वो मौका है जिसे ईश्वर ने आपको दे दिया हो। तो आपने कुछ खास सोच के रखा, इस इलाके के लिए करेंगे? श्रीमंत सिंधिया जी हमारे अंचल के बड़े नेता हैं। विकास के प्रति सिंधिया परिवार की पूरी तरह से समर्पण की भावना रही है। विकास को प्राथमिकता देना, जन कल्याण को प्राथमिकता देना और उनकी भावना के अनुरूप क्षेत्र में काम करना, तो एक टीम भावना से हम लोग उनके नेतृत्व में उस अंचल के विकास के लिए काम कर रहे हैं। कुछ बड़ी योजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो उस अंचल में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती हैं। जैसे एक बड़ी सिंचाई परियोजना है, वो ठीक से जब क्रियान्वित होगी, रतनगढ़ सिंचाई परियोजना नहीं, रतनगढ़ सिंचाई परियोजना, हर्षी सिंचाई परियोजना ग्वालियर से संचालित होती है। रतनगढ़ सिंचाई परियोजना दतिया जिले में आती है, पर दतिया, ग्वालियर और भिंड जिले का बहुत बड़ा हिस्सा उससे लाभान्वित होगा। तो ऐसी कई योजनाएं, खासतौर से खेती के स्तर में कैसे सुधार हो, क्योंकि वहाँ का जो व्यापक आधार है रोजगार का, वो खेती है। तो उन्नत फसलें आएँ, किस तरह से हम आम ग्रामीण किसान के जीवन में परिवर्तन लाएं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने वाले हैं। ग्वालियर की तरक्की पिछले दिन से लुकी हुई थी, एक बड़ा परिवर्तन आया है। पिछले 3 महीने में लगभग 3000 करोड़ रुपए ग्वालियर शहर के लिए, चाहे वो एलिवेटेड रोड हो, चाहे वो नया कलेक्ट्रेट हो, चाहे अटल जी के नाम पे बड़ा संस्थान हो, तो बहुत सारे सार्वजनिक काम उस क्षेत्र में अब तेज़ी के साथ शुरू हुए हैं और उनका परिणाम भी बहुत जल्दी दिखाई देगा। ग्वालियर एक नए स्वरूप में, और चूँकि ग्वालियर केंद्र स्थान है, संभाग के जो 7 जिले हैं ग्वालियर चंबल के, वो पूरे वहाँ से प्रभावित होते हैं। तो एक जो चाहे नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा ग्वालियर में आ रहा है लगभग 300 एकड़ में, तो ये सब वो परिवर्तन है जिनसे उस क्षेत्र में आम आदमी के जीवन स्तर में, चाहे वो अटल प्रोग्रेस वे हो, ये एक बुनियादी परिवर्तन लाएंगे और निश्चित रूप से उस क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर में सुधार भी होगा। बहुत सारी योजनाएं आपने भविष्य को लेकर बना के रखी है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो तुरंत पलट देती है, एहसास ही नहीं होता है। इस पार्टी के नेता ही एक बार जिक्र कर चुके हैं कि मुझे ही पता नहीं था परमाणु विस्फोट हो गया, अचानक से हुआ, बाद में पता लगा। तो ये पार्टी कई फैसले ऐसे ले लेती हैं जो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। थोड़ा बहुत डर तो होगा कि इस पार्टी ने आपको मंत्री बना दिया, ऐसा ना हो कि ये मंत्री पद चला जाए, अगली बार टिकट मिले ना मिले। यहाँ पर पीढ़ी बदल का दौर चल रहा है, बीजेपी में नई पीढ़ी को मौका दिया जा रहा है, तो जाहिर बात है कि कुछ उम्रदराज लोग, पुरानी पीढ़ी के लोगों को कुर्सी छोड़नी भी पड़ जाए। तो OPS भदौरिया साहब को डर लगता है? डर शब्द मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है, वैसे चंबल में ही नहीं है, लेकिन राजनीति में तो सब होता है साहब। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं है, क्योंकि जिस समय मैंने इस्तीफा दिया था, अभी आपने कहा था लोग पंच का पद नहीं छोड़ते, मैंने विधानसभा का पद 1 मिनट के अंतर्गत, और इतने रिकॉर्ड कायम थे। 35 साल बाद वहाँ पे कांग्रेस जीती थी, 35 साल बाद कांग्रेस जीती थी, 35 साल बाद क्षत्रिय जीता था, 35 साल बाद लगातार रिकॉर्ड 22,000 मतों से मेरी जीत हुई। 35 साल बाद दल बदल करने के बाद भी मैं चुनाव जीता। 70 साल के इतिहास में पहली बार मंत्री बना।
उस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मुझे कई बार प्रधानमंत्री जी के सामने उनका स्वागत भाषण देने का भी मौका मिला, और भी कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड मैंने कायम किए हैं। मैं इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता। मुझे वो जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को ठीक से मैं निर्वाह कर पाऊँ, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी से पालन कर पाऊँ, ये मेरी सोच है। बाकी ईश्वर को निर्णय करना है, वो जो जिम्मेदारी देगा, जहाँ ले जाना चाहेगा वहाँ कुशलता से जाऊँगा। मुझे इस बात की कभी परवाह नहीं मैंने की। मैं तो अपने दायित्व, कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करता हूँ ईमानदारी से। 2022 शुरू हो चुका है, 23 आने वाला है, यानी विधानसभा का चुनाव फिर से ही। तो आप तो चुनाव में लगे रहे, 1.5 साल बाद में आपको फिर चुनाव में कूदना पड़ा, फिर जैसे तैसे आपने काम करना भी शुरू किया है, फिर से इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो ये मुश्किल भरा वक्त है। हमारे ग्वालियर चंबल संभाग का ये कल्चर है, और अब वो मेरे भी स्वभाव में आ गया है। वहाँ पूरे 5 साल हमको चुनाव लड़ना पड़ता है। आप एक दिन भी घर नहीं बैठ सकते हैं। पिछले 1 महीने से एक दिन के लिए भी मैं घर नहीं बैठा हूँ। प्रतिदिन 18 से 20 कार्यक्रम कम से कम अटेंड करता हूँ। तो 24 घंटे जनता की सेवा करना, जनता के हित में काम करना, वही हमारा ध्येय है। हम तो 24 घंटे चुनाव लड़ते हैं, कभी चुनाव के हिसाब से काम नहीं करते हैं। हम तो जनता की सेवा के हिसाब से काम करते हैं। 2023 के लिए कुछ अलग से तैयारी करके रखी, क्योंकि पार्टी ने तो कह दिया है आपको 100 घंटे आपको बूथ पे बिताना है, आपको बिताना भी पड़ेगा, आपको क्षेत्र में भी रहना है, बूथ पे भी करना है, पार्टी के काम भी करना है, सरकार भी चलाना है, प्रभार का ज़िला रतलाम भी देखना है, जो कई किलोमीटर दूर है ग्वालियर से, भोपाल से। ये जो जिम्मेदारी है पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो निभाना, उस दायित्व को निभाना भी हमारी जिम्मेदारी है। उससे मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ, पूरे ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। अवसर मिला, सरकार में हम आए, तो उसका लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को मिले, तो इसके लिए जो बड़ी योजनाएं हम ले जा सकते हैं वो हमारे दिमाग में है। उनको हम प्लान कर रहे हैं, खासतौर से चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, पेयजल हमारी सरकार पूरे प्रदेश में लागू कर रही है। तो ये सब हमने प्राथमिकता पर रखी हैं। जब पहला दौर था उपचुनाव का, मुझे इतना वक्त ही नहीं मिला, मैं चुन के आया, और जब तक मैं संभल पाता, जब तक मुझे दूसरे चुनाव का सामना करना पड़ गया। अब मेरे पास वक्त भी है, खुले दिल से, खुले दिमाग से काम कर रहा हूँ, और जनता भी अब मुझे महत्व दे रही है, और उस आधार पर मेरा काम देख के मेरा मूल्यांकन भी कर रही है, और मेरे नेतृत्व को भी स्वीकार। मंत्री बनने के बाद तो जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं आपकी, अपेक्षाएं भी लोगों की बढ़ी होगी। निश्चित रूप से अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं, पर मैं उनके अपेक्षा, मैंने पूरा एक रोड मैप बनाया हुआ है पूरे विधानसभा क्षेत्र का आगामी 2 साल के लिए, और इतना काम मैं करके दूंगा जितना काम पिछले 35 साल में नहीं हुआ है। मुझे अवसर मिला है, और जनता इस बात को समझ रही है, क्योंकि परिणाम अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। जनता का आशीर्वाद और स्नेह मुझे पूरी तरह से प्राप्त है। मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ कि सदैव मुझे स्नेह और आशीर्वाद जनता का मिलता रहेगा। अच्छा, प्रश्नकाल में आप एक राज और खोल दीजिए। जब आप पहली बार विधायक बने तब बिल्कुल कतई अंदाज़ा नहीं था, और हमने तो कभी नहीं सुना कि OPS भदौरिया ने कहा हो कि मुझे मंत्री बनना है। आप मंत्री बन गए बाद में, तो ये आपका उपहार, सम्मान था आपका, या पुरस्कार मिला आपको, या सिंधिया के करीबी होने का मौका, या सिंधिया साहब की ज़िद का आपको इनाम मिला कि आप मंत्री बने? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मैं पहली बार का विधायक हूँ था, और पहली बार का विधायक सामान्यतः मंत्री नहीं बनता है। प्रत्येक पार्टी का एक अपना एक गाइडलाइन होता है। तो मैंने स्वयं भी सपने में नहीं सोचा था। इवन मैं आज, आप कह रहे हो तो राज में खोल रहा हूँ, जब मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी का फ़ोन मेरे पास पहुँचा तो मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि मैं मंत्री बन रहा हूँ। पहली बार मुझे आश्चर्य हुआ जब माननीय मुख्यमंत्री जी और श्रीमंत सिंधिया जी ने मुझको फ़ोन करके कहा कि नहीं, आप भोपाल पहुँचिए। कहाँ चले थे विधानसभा में पहली बार आने, और कहाँ मंत्रालय की सीढ़ियाँ चढ़ गए और वहाँ कक्ष मिल गया। सब ईश्वर की कृपा मानता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने जो सवाल किया था ना आपसे कि राहु काल खत्म हो गया और अच्छे दिन आ गए शायद आपके, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और बुरा वक्त तो याद करने के लिए होता भी नहीं है। वो 1 साल का जो समय था, उसको बुरा वक्त मानते हैं आप? इसलिए मानते हैं कि जो अपेक्षाएं हम जनता से लेकर के आए थे उस 1 साल में, एक नया पैसा हमको क्षेत्र में विकास के लिए नहीं दिया जा रहा था। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमको हमारी राजनीतिक हत्या करने की साजिश थी, क्योंकि जब हम जनता के बीच में काम नहीं कर पाएंगे, जिस अपेक्षा को जनता ने हमसे जोड़ा है, अगर हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से फिर हम जनता के सामने किस आधार पर जाएंगे। हमें व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, पर जो जनता का
काम, जिसकी दायित्व, जिसकी जिम्मेदारी हम लेके आए, जिसके लिए जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, अगर मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊँ तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से वो बहुत बुरा वक्त था जिसको मैं याद नहीं करना चाहता। पूरा मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा तक सिमट के रह गया था। किसी भी विधानसभा में विकास कार्य के लिए एक नया पैसा नहीं मिलता था। जो थोड़ा बहुत बचता था वो सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी को दे देते थे। तो एक तरह से वो राहु काल था, हमारा बुरा वक्त था। अब हम उससे उभर के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और पार्टी में पूरा स्नेह है और पूरी तरह से दिल और दिमाग खोल के हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। पार्टी भी पसंद करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी पूरा स्नेह और आशीर्वाद है और इसलिए हम बेहतर तरीके से अपने विभाग में अपना काम, अपना दायित्व ठीक से निर्वाह कर पा रहे हैं। आप बिल्कुल बेबाक तरीके से जवाब दे रहे हैं, खुलकर जवाब दे रहे हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे ज़रूर करूँगा कि मैं दोनों पार्टियों को बेहतर तरीके से जानता हूँ। 22 साल से मैंने अपने पत्रकारिता के अनुभव में मैंने बेहद करीब से दोनों पार्टियों को देखा है। कांग्रेस जो है बड़ी आज़ाद ख्याल पार्टी है, बहुत आज़ादी होती है वहाँ पे कैंडिडेट्स को, नेताओं को। बीजेपी डिसिप्लिन को मेंटेन करने वाली पार्टी है। तो ये दो ऐसे फ़र्क हैं जो एक नेता के लिए हो सकता है कि असहज करने हो। तो आप कहाँ सहज है? निश्चित रूप से आपका अनुभव बिल्कुल उचित है, पर मैं उस पार्टी में भी रहा हूँ। कभी कभी स्वतंत्रता उद्दंडता में बदल जाती है और कांग्रेस में यही हो गया था। कांग्रेस की स्वतंत्रता अब उद्दंडता बन चुकी थी। वो कांग्रेस नहीं थी जो गांधी जी और शास्त्री जी की कांग्रेस। ये जो राहुल गांधी की कांग्रेस थी, ये कांग्रेस ने अपना पूरा नियंत्रण खत्म कर दिया था और इसलिए अनुशासनहीन एक छोटा सा नेता एक बड़े नेता के खिलाफ कुछ भी बोल रहा है और सार्वजनिक रूप से बोल रहा है, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये अनुशासनहीनता है। इसलिए आज कांग्रेस की ये स्थिति हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है, रीति नीति की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है और अनुशासन की पार्टी है। मैं तो बड़ा, मुझे खुशी है इस बात की, जब पहली बार हमारा चिंतन शिविर हुआ उज्जैन में, तो जब हमने शिव प्रकाश जी को सुना और भी पार्टी के बड़े नेताओं को सुना, तब मुझे ये महसूस हुआ कि मैं एक कुएं से निकल करके समुद्र में आ गया हूँ। इतनी बेहतर विचारधारा की पार्टी जो हमारा मानसिक विकास भी करती है, हमारे चिंतन को भी स्वस्थ करती है और हमको एक सही रास्ता दिखाने का काम करती है। तो निश्चित रूप से ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये विचार आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और एक रीति और नीति की पार्टी है जिस पे काम करके हम प्रदेश का कल्याण और देश के कल्याण और जनता के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए, मध्य प्रदेश की जनता को अपनी बात बेबाक रूप से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओपीएस भदौरिया साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रश्नकाल में उन्होंने अपने बेबाकी के साथ में जवाब दिए हैं, अपने अंदर के कुछ राज भी खोले हैं, कई नई बातें बताई हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।